हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय पवार साहब, आदरणीय शिंदे साहब, आदरणीय बनवारीलाल जी, जिनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला, ऐसे मेरे मित्र नारायण राणे जी, यहाँ उपस्थित मेरे सहकारी, मेरे छोटे भाई देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष राव साहेब, केंद्र सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, आचार्य बालकृष्णन जी, मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मान्य मंत्री, मेरे सहकारीगण, हमारे मेयर, जिला परिषद की अध्यक्षा, गोवा से आए हुए हमारे एमजीपी के प्रमुख सुनील देवड़ीकर जी, आदरणीय प्रफुल्ल भाई, विजय बाबू, विवेक ओबेराय जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, हमारे मध्य प्रदेश से जबलपुर के सांसद, हमारे प्रभारी, सहप्रभारी, उपस्थित सभी मंच के सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का और आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए मैं आप सब के प्रति ऋण व्यक्त करता हूं और सिर झुकाकर आप सबका अभिवादन करता हूं, आपके आभार मानता हूं। मैं याद कर रहा था कि मेरे साथ काम करने वाले कार्यकर्ता आज यहां उपस्थित हैं। इसी मैदान पर भोलानाथ सारे, अनिल सोले, श्रीपाद रिसालदार, यहाँ एक 2 साइकिल लगाकर बीच में सीढ़ी लेकर मैं यहाँ पोस्टर चिपकाए और रात को 1:30 बजे तक दीवारों पर लिखने का काम करता था। मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा था, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति विकसित नहीं हुई थी, तो चूना मारने का काम मैं करता था और उसके ऊपर लिखने का काम एक कंचन प्रजापति करके अपने यहाँ का एक बहुत अच्छा पेंटर बोलो उसको, वो लिखने का काम करता था। अटल जी की सभा होती थी, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग करते थे और 2:30 बजे कोई तो भी चौराहे पर हाफ चाय पीते थे। इस शहर में मैंने पिक्चर बहुत देखे, पर 3rd क्लास में बैठकर देखे, और नाटक बहुत देखे, वो गैलरी में बैठकर देखे। इस शहर पर यहाँ के सामान्य लोगों ने मेरे ऊपर बहुत प्रेम किया। मुझे भी पता नहीं चलता कि मैं अपने जीवन में मेरी औकात और हैसियत से मैं बहुत समाधानी हूं कि मुझे बहुत ज्यादा मिला। मुझे कुछ बातों की घृणा थी, मैंने अपना कटआउट कभी लगाया नहीं और किसी का लगाया नहीं। मैं एयरपोर्ट पर किसी के स्वागत के लिए नहीं गया, बड़े अपवादात्मक चीजें होंगी, कभी लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके स्वागत के लिए जेब से मैंने हार खरीदी था। कभी बायोडाटा किसी को दिया नहीं और राजनीति के हिसाब मैंने कभी किए नहीं और मुझे करने भी नहीं है। बहुत मित्रों ने मुझे कहा कि राजनीति में कैसा करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, पब्लिक रिलेशन कैसा रखना चाहिए, कैसा प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो मैं उनको कहा था कि तुम्हारी सब आइडिया गई भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जैसा हूं वैसे ही काम करूंगा, अगर मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा। पर मैं नसीबवान हूं, महाराष्ट्र की संसदीय परंपरा बहुत बड़ी है और यशवंतराव चव्हाण और शरद पवार जी ने उसको समृद्ध और संपन्न बनाया है। हमारे बीच में वैचारिक मतभेद है, पर मनभेद कहीं नहीं है। शिंदे जी और पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे तो मैं युवा था, बड़ा एग्रेसिव था, मिलिटेंट था,
क्योंकि मेरे बचपन का समय लेफ्टिस्ट मूवमेंट से भी आया था, तो स्वाभाविक रूप से एग्रेसिव और आक्रामक था। तब मैंने शरद पवार जी का कुशल प्रशासन देखा, शिंदे जी का हसतमुख चेहरा देखा, और विलासराव जी का भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनका भी अनुभव मुझे नजदीक से देखने के लिए मिला। और तब मुझे अच्छा अवसर मिला जब मनोहर जोशी जी, राणे जी और गोपीनाथ मुंडे जी के नेतृत्व में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला। मनोहर जोशी तो मुझे कभी कभी कहते थे कि तुमने जो जो कैबिनेट में बोला उसके ऊपर मैं अगर किताब लिखूंगा तो सेंसर बोर्ड में बंदी आएगी, इतना तुम बोले हो। क्योंकि जब काम नहीं होता तो प्रशासन के खिलाफ मैं बहुत बोलता था। राणे जी, मुंडे जी, इनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं जब जनता युवा मोर्चा का नागपुर का अध्यक्ष था तो गोपीनाथ जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने। प्रमोद जी, मुंडे जी, उनके साथ हमारे बहुत से कार्यकर्ता महाराष्ट्र में आज हमारे बीच में नहीं है। और इस शहर में मैं जब काम करता हूं तो जिनके साथ मैं काम करता था बेचारे कुछ नया थे, कुछ अज्ञात थे, आज वो भी कार्यकर्ता चले गए। शायद मैं उस पीढ़ी में आखिरी था कि जो थोड़े बहुत पत्थर खाता था, लोग गाली गलौज करते थे। 75 की इमरजेंसी आई, मैं पार्ट 1 का विद्यार्थी था और तब मैं मूवमेंट में आया। कॉलेज में जाना बंद कर दिया और रात दिन हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे। मेरे शिक्षक के रूप में गिरीश गांधी जी उस समय स्कूल में थे, उनने जयप्रकाश नारायण जी को नागपुर में बुलाया था। धीरन कन्या विद्यालय में उनका कार्यक्रम जेपी मूवमेंट से प्रभावित हुए थे। और काम करते करते इस शहर में जब 77 का चुनाव आया तो जहां जाते थे वहां ऊपर से पत्थरे मारते थे, गालियां मारते थे, और मैं लाउड स्पीकर और साइकिल रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट करने का काम करता था। पर मेरी आदत खराब थी, जहां लोग गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, वहां जानबूझकर मैं बार बार जाके अपने पार्टी को वोट मांगने का काम करता था। उपहास, अपमान, अप्रतिष्ठा का सब अनुभव लिया। कभी पता नहीं था कि इतने बार पुलिस की लाठियां खाई। एक बार तो इतनी लाठियां एसआरपी ने मारा था कि मेरे मुंह से खून निकल गया। और ये सब अनुभव जो थे वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी थे। अभी रामदास जी ने सही कहा कि हवा जैसी चलती है वैसे चलना भी चाहिए, राजनीति का दस्तूर है, और वो सही भी है। पर हम जिस राजनीति में चल रहे थे उसमें आगे कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा ही था। एक बार मैंने अलू दस्तूर जी का भाषण सुना था और उन्होंने कहा था कि जब काड़ी कचरा जो होता है वो प्रवाह के साथ बह जाता है, जो मरी हुई मछली है वो प्रवाह के साथ बह जाती है, और जिंदी मछली हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है, उसी का नाम जिंदा दिली है। हम लोग लड़ते रहे, काम करते रहे, और हमारे हैसियत और अवकाश से बहुत ज्यादा मिला। महाराष्ट्र में मंत्री बनने का अवसर मिला, पार्टी का अध्यक्ष बना, और मैं कभी दिल्ली नहीं जाना चाहता था। तो मुझे एक ने सीरियसली पूछा कि तुमको दिल्ली से नफरत क्यों है? तो मैंने कहा मुझे पनीर और आलू पराठा से बहुत नफरत है, दिल्ली के रेस्टोरेंट अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे दिल्ली में जिंदगी भर कभी नहीं जाना है। पर दिल्ली आखिर मेरी डेस्टिनी हुई, और दिल्ली में भी मुझे ये सौभाग्य मिला कि अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी जिस कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मुझे मिला। और जब मैं अध्यक्ष करके आता था तो अडवाणी जी से लेकर सब लोग खड़े हो जाते थे। मुझे बड़ा विचित्र लगता था। जब अडवाणी जी, अटल जी नागपुर आते थे, मैं कभी उनके प्रवास में रहता था, तो ज्यादातर उनकी बैग उठाकर उनके पीछे दौड़ने का काम करता था। पर अडवाणी और अटल जी के इतने बड़े व्यक्तित्व के जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, अब मैं चेयर पर बैठा हूं और अडवाणी जी मेरे सामने बैठे, ये मुझे कभी हजम नहीं हो रहा था। लोगों का प्रेम मिला, और धीरे धीरे एक बात मैंने राजनीति में ध्यान में रखी और मुझे लगता है वो बहुत अच्छी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड राजनीति में होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए मेरे पास हमारे पार्टी का सांसद आए, मंत्री आए, बाहर का भी कोई आए। मैं केरल में गया था,
चांडी केरल के मुख्यमंत्री थे और ने सब लोगों के सामने कहा, बड़ा कार्यक्रम था पोर्ट के भूमि पूजन का, और कहा कि मैं 15 साल कांग्रेस का हूं, जब हर बार दिल्ली जाता था कोई काम नहीं होता था, पर नितिन गडकरी जब आए तो मेरे सब काम उन्होंने करके दिए। और यही प्रेम मुझे देश के सभी राजनीतिक पार्टी, ममता जी है, पटनायक जी है, महबूबा जी है, और एक मैं आज वसुंधरा जी आई थी घर पर, अभी देवेंद्र जी के साथ हम बैठे थे, तो वो कहती थी कि हमारे नितिन जी ने सबसे ज्यादा राजस्थान में दिया। तो मुझे एक अच्छा लगता है कि जो भी मुख्यमंत्री मिलता है उसको ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा उसके राज्य में काम कर रहा हूं, ये उसको लगता है। क्योंकि जो मांगने के लिए आता है मैं उसको कहता हूं, संकोच क्यों करते हो, आपको जो मांगना है वो मांगो, तुम मांगते हुए थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा, क्योंकि आपने देश में काम करना है। और इसलिए मैंने काम में कभी पार्टी नहीं लाई। चुनाव के 15-20 दिन तक पार्टी आई, विचार के आधार पर मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद कभी नहीं हुए। और इसलिए ये जो हमारी महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा, ये मुझे बड़ी उपयोगी हुई। बहुत बार मुझे लगता है कि जिन लोगों को दूर से हम खूब बड़े समझते हैं, उनके नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि हम जितने बड़े कह रहे उतने वो बड़े नहीं है। और कभी कभी दूर से जिनको वो छोटे समझते हैं, उनके नजदीक जाने के बाद लगता है कि हम इनको बहुत छोटे समझ रहे पर बहुत बड़े हैं। आज राष्ट्रपति जी का मुझे फोन आया था और उन्होंने कहा कि मैं आपको लिखना चाहता था, पर यह परंपरा नहीं है, पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरी तो शुभकामनाएं हैं, पर दिल्ली में आने के बाद एक बार मेरे घर पर आइए, मुझे आपको आशीर्वाद देने हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उनका फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ भी करिए, पुणे में एक बार आए तो हमारे घर पर आइए, मैं और डॉक्टर साहब दोनों मिलकर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। पार्टी की दीवारों को तोड़कर सब लोगों से मेरी दोस्ती हुई। कुछ निर्णय करने पड़ते हैं राजनीति में, बहुत लोगों को टिकट देना पड़ता है, मीडिया बड़ी टीका टिप्पणी करती है। मेरे जीवन में भी ऐसे संकट के समय आए, पर एक बात मैंने पक्की की, जिसका हाथ पकड़ा, दुनिया भी विरोध में चली जाए पर मैंने उसका हाथ कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। जो मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है और उसकी मैंने चिंता भी कभी नहीं की। और इसलिए राजनीति के कैलकुलेशन और हिसाब मैंने अभी तक किए नहीं, आगे करने भी नहीं है, क्योंकि मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा मिला है। मैं बहुत सामान्य विद्यार्थी था। इस शहर में मैं कोई मेरिट स्टूडेंट नहीं था, पर यहाँ के लोगों ने मुझे प्रेम दिया। और सबसे ज्यादा मेरे जीवन को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद ने किया। मैं भाऊराव जी और बाला साहेब देवरस जी के पास जाता था, बड़ी धूप रहती थी, कहीं तो भी ऐसी स्थिति में कूलर बंद पड़ा रहता था, भाऊराव जी वहां बैठे रहते थे। मैं गया, भाऊराव जी आपकी तबीयत खराब है, यहाँ कोई कूलर ठीक से नहीं चलता, आप कैसे रहते हो, आपकी चिंता करनी चाहिए। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया था। अटल जी से लेकर हमारे सबको वो प्रेरणा स्रोत बनाने का काम उन्होंने किया है। अगर बाला साहेब, भाऊराव जी जैसे लोग अगर हमारे लिए काम नहीं करते तो आज हमको ये दिन नहीं दिखता। तो भाऊराव जी ने मुझे कहा, नितिन मेरी चिंता मत करो, अब तो मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे पता नहीं मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगा, पर मेरी मानो तो चिंता करना है तो इस देश की करो, देश की चिंता करो, यही बात वो कहते गए। मैं तो देखता गया कि मेरे साथ के कितने लोग थे। विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था, वो हमारे सदाशिवराव देवधर फिजिक्स के एमएससी के छात्र थे, प्रोफेसर थे। मैंने उनको कहा, सदाशिवराव तुम्हारे घर में बहन की शादी नहीं हुई, घर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं, आप घर दार छोड़ के चल रहे घूम रहे हो। उन्होंने कहा कि नितिन मैंने अपने घर देश को अपना परिवार माना है, तब से मैंने घर की चिंता करनी छोड़ दी है। ऐसे हजारों कार्यकर्ता मैंने देखे, हजारों लोग ऐसे देखे जो इमरजेंसी में और उसके बाद वो पुराने कार्यकर्ता उसी परिस्थिति में काम करते थे। नसीब कैसा है कि जब इमरजेंसी लगी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड तिलक पुतला के कार्यालय पर लगा था। हम किराया नहीं देते थे तो घर मालक पैसा मांगने के लिए संघ के लोगों के पास गया था।
और एक दिन ऐसी हवाधुंध आई कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भी हवाधुंध में उड़ गया। तब मैंने कहा कि पूरा बैंड बाजा बज गया, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, कोई नहीं था। कठिनाई और संकटों का सामना ही था। लाउड स्पीकर वाले और स्टेज वाले के पैसे नहीं देते थे, तो हम लोग, मैं और मेरा एक मित्र जा रहा था, तो कमल रेडियोस करके लक्ष्मी भवन चौक में एक लाउड स्पीकर किराए से देने वाला उनका दुकान था। वो आवाज दे रहे थे, ओ नितिन गडकरी, ओ नितिन गडकरी। हम रिक्शे वाले को बोलते थे और जोर से चलाओ, वो जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पैसे नहीं दे पाए थे 2 साल से। प्रमोद बोरा और मैं दोनों खुर्ची में रिक्शा में बैठे थे। मैंने बोला आप करना क्या? आखिर उन्होंने हमको पकड़ लिया और कहा आपने पैसे नहीं दिए। तो मैंने कहा चिंता मत करो, जल्दी जमा करके देंगे, माफ करो हमको, ऊपर देंगे। नहीं दे पाते थे। नाटक का प्रयोग लिया हमने, तो उसी दिन इंदिरा जी अरेस्ट हो गई। तो नट सम्राट नाटक था, तो स्टेज वाले कलाकारों ने कहा कि हम नहीं करेंगे कार्यक्रम। तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे, तो मेरे हाथ में अंगूठी थी और एक के पास गोप था। दुकान में गए, बेचे और नाटक वाले के पैसे दिए, तो उस दिन कार्यक्रम हुआ। हमारे आज के नए पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को शायद हमारे उन कार्यकर्ताओं ने किया हुआ संघर्ष पता नहीं होगा। आज देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पिताजी गंगाधर राव कितने कठिनाई में काम करते थे। हमारे छोटू भैया दिवाकर और धाकर, सुमति दई सुकड़ीकर, कितने जिंदगी भर उन्होंने कितने पराजय देखे, पर कहीं जीत दिखती नहीं थी। पर वो कभी हारते नहीं थे, चलते थे, काम करते थे। और कभी कोई एक आधी सीट जीतते थे नागपुर में, तो हमको ऐसा लगता था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और आज जब मुझे खुशी होती कि जिस मोहल्ले में जा नहीं सकते थे, वहां से हम लगातार सब जगह जीतते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, तब मुझे लगता है कि कैसे दिन थे और अब कैसे दिन आए। पर इसका कारण था कि हम चलते रहे। मैंने रिचर्ड निक्सन का आत्मचरित्र पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। जिंदगी में लड़ाई हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता। लड़ाई का युद्ध मैदान छोड़कर जब भाग जाता है, तब वो समाप्त होता है। लड़ते रहे, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की ईर्ष्या मन में है। आज भी अस्वस्थता ये कि मैं क्यों नहीं कर पाया हूं। और कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया में जो अच्छा है वो हमारे देश में होना चाहिए, दुनिया में जो अच्छा है वो हमारे राज्य में होना चाहिए, दुनिया में जो अच्छा है वो विदर्भ में होना चाहिए, और दुनिया में जो अच्छा है वो नागपुर में होना चाहिए। मैं सिंगापुर था, प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया था सिंगापुर के। मैं गार्डन देखने के लिए सिंगापुर में ग्लास का इतना बड़ा डोम और इतना सुंदर गार्डन देखा। तो मैंने देवेंद्र जी को कहा कि सिंगापुर में 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करके गार्डन बनाए, कुछ भी हो, ये गार्डन अपने नागपुर में कैसे बने, इसके लिए हमने सोचना चाहिए। कभी कभी बहुत बड़े बड़े सपने देखे, पर आप सबके आशीर्वाद से वो सपने पूरे हुए। और इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से ज्यादा इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। विकास के लिए कटिबद्धता चाहिए, पैसे की कमी नहीं है। मुझे बहुत से मुख्यमंत्री, शिवराज जी, रमन सिंह जी संकोच से बोलते 5 काम कर दो। मैंने बोला 5 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं मांगते हो, और बोलो। तो मुझे पूछते आपके पास पैसे कहाँ है? मेरे पास द्रौपदी की थाली है, वैसे मेरे पास एक थाली है, उसमें से पैसा ही पैसा पड़ता है। कोई पैसे की कमी नहीं है, और इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं लंदन में था, रात के 2 बजे मुझे अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड्स, बैंकर्स रात को 2 बजे तक मुझे मिल रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुमको कितना पैसा चाहिए, हम हिंदुस्तान में देने के लिए तैयार है। मैं लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में जब घंटी बजाने के लिए गया, तो लंदन के अनेक इन्वेस्टर, बैंकर्स वहां खड़े थे। ये देश में पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। और इसलिए मैं कभी कभी देखता हूं कि हिमालय के अंदर मानस सरोवर का रोड बनाने की बात करता हूं। बीआरओ के, मिलिट्री के लोग आए, हमारे नागपुर के एयर वाइस मार्शल देव वो भी थे, और वो मुझे कह रहे थे मैं काम करना बहुत कठिन था। तो कह रहे थे कि वहां मशीन चाहिए हिमालय काटने का, -6 डिग्री टेम्परेचर है, आधा काम हमने कर लिया है। और मैंने उनको कहा कि मेरा सपना है, आप कुछ भी करो, 2018 दिसंबर के पहले पिथौरागढ़ से मानस सरोवर में प्रधानमंत्री को ले जाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के रास्ते से, ये किसी भी हालत में बनाना है।
तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब वहां तो MiG-26 में इंजन मशीन लेकर जाना है। तो मैंने कहा एयरफोर्स वालों को जो है उनको दो, ये काम होना चाहिए। आज बहुत सी ऐसी काम है जो करने की मेरी इच्छा है। पर विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया गया था कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति प्रभावी उपकरण है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता। आदमी गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, सांप्रदायिकता समाप्त होकर सबको साथ लेकर जो गरीब है, जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दिव्यांग है, उस आखिरी व्यक्ति की हमने सेवा करनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है। बहुत से नेताओं में यह होता है कि अपने परिवार के लोग राजनीति में जाने चाहिए, पर मेरी इच्छा थी कि मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं जाना चाहिए। और इसलिए मैंने अपने पत्नी और बच्चों के सामने रखा कि मेरा बेटा होने के नाते अगर आपको राजनीति में जाना है तो मैं नहीं चाहता कि आप राजनीति में आए। तो पूरे परिवार ने एक मुश्त कह दिया कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। और मैं चाहता भी नहीं कि परिवार से कोई राजनीति में जाए। मैंने उनको यही कहा कि तुमको जाना है तो पोस्टर चिपकाओ, दीवाली पर लिखाओ, छोटा मोटा काम करो, मेरा लड़का करके नहीं, तुम्हारे कर्तृत्व के आधार पर राजनीति में जाओ। और आज मुझे खुशी है कि मैं भी जो नहीं कर सका मेरे से अच्छा काम मेरे लड़के, मेरे मित्र कर रहे हैं। और शरद पवार जी ने कहा मैं भावनात्मक रूप से गलतियां करता हूं। मैंने सोचा कि विदर्भ में 22 शुगर फैक्ट्री ने दिवाला पीटा, मैंने धाड़स किया, उसके बहुत कीमत मुझे चुकानी पड़ी। पर आज मुझे खुशी है कि आज कम से कम 2 लाख किसानों के लिए, उनके परिवार के लिए रोजगार भी मिला है और काम भी कर रहे हैं और वो यशस्वी हुआ। सुदर्शन जी हमारे कहते थे कि ये पेट्रोल बंद हो जाए, डीजल बंद हो जाए, किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय ढूंढे। कल हमारे इलेक्ट्रिक पर 200 टैक्सी शुरू हुई, इलेक्ट्रिक बस आई, इथेनॉल पर बसेस चलती है, बायोडीजल पे चलती है। मेरा सपना है कि इस देश का इंपोर्ट जीरो हो जाए। हमारे देश का किसान इस देश की बिजली तैयार कर सकता है, फ्यूल तैयार कर सकता है। मुझे लोग हंसते थे, पर अब दिल्ली में विश्वास रखने लगे कि हो सकता है। मुझे कभी कभी अनुभव भी आते हैं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मेरे पास आए थे। 2 बार 3 बार मीटिंग हुई, करीब 100-150 प्रोजेक्ट लेके क्लियरेंस 4 साल से नहीं करते थे। अब तीसरे मीटिंग में मेरा माथा ठनका। मैंने उनको कहा कि आप रेलवे बोर्ड का चेयरमैन रेलवे का मालिक होता है। तो उनको मैंने कहा आप कौन से मंजिले पे बैठे आपको मालूम है क्या? बोले 5वें। बोला अगले मीटिंग में पूरा क्लियर करके आना, नहीं तो ये कांच की खिड़कियां खोल के यहां से नीचे ढकेल दूंगा तुमको, नीचे तुम इससे नहीं जा पाओगे। दूसरे मीटिंग में अप टू डेट वर्क करके पूरी फाइल मेरे पास देके पूरा काम हो गया था। तो मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं कि जो व्यवस्था न्याय नहीं देती उसको उखाड़ कर फेंको, क्योंकि आखिर समाज के लिए न्याय मिलना चाहिए। और ये न्याय मिलने के लिए जनता लड़ती रहती है, संघर्ष करती रहती है, और हमारा यही काम है। और इसलिए आज बहुत लोगों की अपेक्षा है और बहुत कुछ काम करना बाकी है। ये बात जरूर है कि मैंने बीच में एक मराठी चैनल से इंटरव्यू करते हुए मेरे मन में इच्छा थी, क्योंकि मैं आइकॉन के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस दोनों को आइकॉन के रूप में अपना मानता हूं। अटल जी के ऊपर और जॉर्ज के ऊपर मेरा बहुत प्रेम है, और वैसे नानाजी देशमुख को भी मानता हूं। नानाजी हमारे बीच में नहीं है, उनने 60 साल में अपनी राजनीति छोड़ दी। मेरे भी मन में आया, मैं भी अपने गांव में एक छोटा घर बनाया और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में काम करने की मेरी इच्छा थी। और मुझे बहुत बार आता है कि अब बहुत हो गया, जो मिलना है बहुत कुछ मिल गया, मैं तृप्त हूं। तो मुझे लगा कि मैंने अभी कुछ गांव में काम करने, मैंने कुछ बोला कि मैं थका लगता कभी कभी। आज मैं भी बात कर रहा था तो एक हेलीकॉप्टर था, देवेंद्र जी को जनता के आशीर्वाद के कारण वो बच गए। मैं 1-1.5 महीना एक हेलीकॉप्टर में घुमा था। वो हेलीकॉप्टर ऐसा बेकार था, सिंगल इंजन का, डीजल इंजन चलता था कि उससे हाथ, खिड़की से हाथ लगाकर कभी आम भी तोड़ सकते थे, ऐसा हेलीकॉप्टर था, क्योंकि वो सस्ते में मिला था। और मैं 1 महीना भर विदर्भ में घूमता था। मुझे समझ में नहीं आया, आज मैं कभी नहीं, आज मैं बोलता हूँ कि कोई विमान अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर एक उत्साह था, पागलपन था। और पुलिस वाले लाठा मारते तो उनके सामने घुस के लाठियां पकड़ते थे, मार खाते थे। पर अब जिंदगी बदल गई है। अब थोड़ा थोड़ा मैंने कहा कि अब लगता है कि थक गया हूं।
जैसे मैंने कहा इतने लोग नाराज हो गए और इतने गंभीर रूप से मेरे को डांटने लगे, और पत्नी ने कहा कि फिर से ये तुम बोलना बराबर नहीं है, तुम बहुत लोग नाराज हो गए, ऐसी बातें मत करो। बोला ठीक है, नहीं करो। अब यही है कि जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आप सबके आशीर्वाद से मिलेगा, और देश समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए, गांव गरीब मजदूर किसानों के लिए मुझे बड़ा जीवन में कॉन्ट्रडिक्शन था। मैं इंटक का अध्यक्ष बन गया था शिंदे साहब नागपुर में, हरिभाऊ नाइक कि जो इंटक का चुनाव हुआ तो उनके पास 3 वोट थे और मुझे 22 मिले, और मुझे वो लेके गए वहां। तो मैंने देखा तो वहां सब जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी के फोटो थे, और मुझे बोले इस चेयर पे बैठो। तो मैं भाजपा को मैं कैसे बैठूंगा, क्योंकि इंटक के समय मैंने आंदोलन किया था कि कामगारों को चेक से पैसे मिलेंगे। तो मैं कामगारों में भी काम किया, मैंने किसानों में भी काम किया, उद्योगपतियों के साथ भी काम किया, और सब जगह पर काम करने का अनुभव मिला, और उसके कारण समाज की समस्याओं का भी कुछ पता मिला। और इसलिए जीवन में अनेक अच्छे अनुभव आए, और अच्छे अनुभव ये मेरे लिए प्रेरणा बने। छोटे छोटे आप जैसे छोटे लोग नागपुर के मेरे मित्र, उनकी शुभकामनाएं शुभेच्छाएं मेरे साथ रही। जिन कार्यकर्ताओं के साथ काम किया उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। संघ और विद्यार्थी परिषद के संस्कार काम में आए, और बहुत ही सामान्य व्यक्ति जैसा व्यक्ति होने के बाद भी मेरे में हिम्मत थी। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे भाषण करना था तो अंग्रेजी में बोलना था, तो मैंने कहा ठीक है शुरू करेंगे। मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस समय, और अंग्रेजी में बोलने की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे बोलते गया। मुझे लगता है कि हिम्मत यही आदमी को चाहिए, और वही आदमी को बनाती है, आगे ले जाती है, जो इच्छा शक्ति के रूप में आगे आती है। और इसलिए बहुत जीवन में आप सबके आशीर्वाद से और मंच पर बैठे उन सब के आशीर्वाद से मुझे बहुत सफलता मिली है। दिल्ली में भी काफी बड़े प्रमाण पर मित्र मिले हैं। परसों पार्लियामेंट में मैं मोटर व्हीकल एक्ट का बिल मैंने रखा, तो एक बीजू जनता दल के सांसद थे, और सभी लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारे बिल का चर्चा थी कि तुम्हारी श्रद्धांजलि सभा थी, ऐसे लोग बात कर रहे थे। तो मैंने बोला मुझे श्रद्धांजलि क्यों देते हो, मुझे तो नहीं बोले, वैसे ही मैं आपको अच्छी उम्र लगे। और आज दिल्ली में मुझे सबका प्रेम मिला। इसका कारण काम में कभी मैंने राजनीति नहीं की, जो भी सही काम है वो सबका किया, और पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण हर व्यक्ति आया हो उसका काम करने की कोशिश की। डोंट ब्रेक द लॉ बट बेंड द लॉ। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा प्रेम पार्टी के भी लोगों से मिला, बाहर के भी लोगों से मिला, और बाहर के लोगों का जो बड़प्पन था वो मैंने हर समय उसको सीखने की कोशिश की। और सभी पार्टी में अच्छे अच्छे नेता हैं, और उनकी अच्छी बात को सीखने का प्रयास करना ही छोटे सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छा बनने के लिए बहुत उपयोगी होता है। और इसलिए आज इस जीवन में मेरी माँ, जो मेरी प्रेरणा स्रोत थी, जिसने मेरे जीवन को बनाया, उन्होंने कुछ ऐसी आदतें लगाई। हमारी परिस्थिति गरीबी की थी, पर उदार दृष्टिकोण की थी। हमारे घर से कोई खाने के समय खाली नहीं जाता था। वो बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसका पूरे संस्कार हम सबके जीवन पर हुए। दोनों बहनें जिन्होंने मुझे उनके पुत्रवत प्रेम किया, दोनों भी चली गई। जो मामा हमारे थे, जिन्होंने मेरे जीवन में हमारे परिवार को बहुत आधार दिया, वो भी चले गए। और आज तो मैं ये मानता हूं कि अपने कार्यकर्ता और अपने मित्र यही अपना परिवार है। और इसलिए जब भी कोई कार्यकर्ता मेरे पास आता है तो मैं समझता हूं ये अपने परिवार का ही अंग है। राजनीति कोई मुझे ज्यादा समझी नहीं, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं चिंता भी कोई बात की नहीं करता। किसी से विरोध भी करना है तो ठोकते समय कोई चिंता भी नहीं करता, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कभी किए नहीं, हिसाब किए नहीं, कौन साथ में और कौन नहीं है। जो आए उनके साथ प्रेम करके साथ आगे चलता गया, और आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिए उससे अच्छा यश मिलता गया। और इसलिए आज देश के राजनीति में मुझे कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि मैं कहा था और कहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री मुझे परसों मिले, और वो मुझे कह रहे थे, प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि एक बार जो हनुमान था वो राम सेतु बनाने के लिए हिंदुस्तान से छलांग मारकर श्रीलंका में आया था। अब एक बार नितिन गडकरी को भेजो और हमारे देश के रोड बनाने के लिए भेजो, ये उन्होंने कहा। दुबई के प्रिंस आए थे और हम लोग खाने पर बैठे थे, अरुण जी, वेंकैया जी,
प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री के कह रहे थे कि नितिन गडकरी को 6 महीने के लिए हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर दो। तो कभी कभी बहुत से विदेशी लोगों के साथ भी काफी अच्छे संबंध हुए। अमेरिका में भी गया था, वहां भी काफी अच्छे हुए, और उन सब लोगों से हर जगह कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला। मेरा जीवन जो कुछ है वो आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के कारण यही आया है। मेरा परिवार बहुत सुखी है, अच्छा है, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो जीवन है मैं देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए जीवन भर काम करना चाहता हूं, और ये काम करने के लिए मुझे बहुत बड़ी शक्ति आप लोग दीजिए। बहुत से गरीब लोग देखता हूं मैं कि जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जब वो उनके ऑपरेशंस होते, हार्ट के 6,500 से ज्यादा ऑपरेशंस मुझे करने का मौका मिला। मेरे साथी ये लगातार रात दिन ये स्वास्थ्य का काम करते हैं। हम लोग 1400 स्कूल नक्सलाइट बेल्ट में चलाते हैं। हमारे शिक्षकों को नक्सलवादियों ने मार दिया, पर बेचारे रात दिन वहां काम करते, कोई अनुदान सरकार का नहीं लेते हैं। उन सब के साथ मुझे काम करने में बड़ा आनंद आता है, और यही है कि यही काम करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और जनता ने जो प्रेम दिया है, जो शुभकामनाएं दी है, वो इतनी बड़ी है कि उसके कारण जो अपेक्षा थी उससे कई गुना ज्यादा मिला भी है। आज मुझे सत्कार का कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता था। बहुत बार मैं फोन करके बावनकुळे और देवेंद्र को कहता था कि तुम ये कैसे कर रहे हो, ये अपने यहाँ ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि सत्कार के कार्यक्रम हमारे पॉलिटिकल कल्चर में अच्छे नहीं माने जाते। और उन्होंने बहुत आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद कार्यक्रम मैंने बार बार कहा कि बहुत सिंपल करो, ज्यादा लोगों को बुलाओ मत। देवेंद्र जी फोन करके सबको बोलते थे, और मुझे फोन आने के बाद मैं बोलता था आने की जरूरत नहीं, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ है, आप चिंता मत करो। हेमा मालिनी जी कह रही थी कि मुझे धर्मेंद्र और हम दोनों मिलकर आएंगे। मैंने बोला आप बिल्कुल मत आइए, आपको तकलीफ होगी। दिल्ली में आऊंगा तो मेरे घर पर आप भोजन के लिए आइए। बहुत से लोगों का प्रेम मिला है, जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी को छोड़कर, दीवारों को तोड़कर जिन लोगों से मैंने दोस्ती की, जिनसे मैंने प्रेम कमाया, उनका प्रेम, उनकी शुभकामनाएं मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और यही पूंजी मुझे आगे लेकर जाती है। आज मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। ये चेक मैं गिरीश भाऊ और कुछ लोगों को मैंने कहा कि कौन से संस्थाओं को देना चाहिए, मुझे बताइए। इसमें अपने पैसे डालकर मैं ये पूरे पैसे समाज में जो ऐसी संस्था है उनको आप डोनेट करिए। आपने जो कुछ दिया है वो समाज को देने का ही काम मैं करूंगा। मैं देवेंद्र जी के प्रति और समिति के प्रति बहुत उनके आभार मानता हूं, धन्यवाद मानता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और इतने बड़े कार्यक्रम में सभी लोगों को बुलाया। मुझे भी पता नहीं था कि इतने बड़े लोग हैं, सब आएंगे कार्यक्रम में। तो मेरे प्रेम के कारण वो सब लोग आए। उन सब के प्रति मैं ऋण व्यक्त करता हूं। और जिस नागपुर ने और नागपुर की जनता ने मुझे छोटे बचपन से स्कूल के विद्यार्थी होने के नाते, मैं यही धनवटी नगर विद्यालय, नवयुग विद्यालय में पढ़ा, जीएस कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा, वहां के प्रोफेसर्स, वहां के शिक्षक, मेरे मित्र, आज भी मैं उनके साथ रहता हूं। और उन सब लोगों ने हर बार मेरे लिए समर्थन किया, शुभकामनाएं दी, उनको भी मैं भूल नहीं सकता। मैं फिर से एक बार उन सब के प्रति ऋण व्यक्त करता हूं, सिर झुकाकर आप सबको अभिवादन करता हूं। और मुझे अब कोई नया राजनीतिक पद मिलना चाहिए, इसके लिए आपके आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं कोई पद की आकांक्षा भी नहीं करता, मैंने कभी किसी को कुछ मांगा भी नहीं और बायोडाटा भी दिया नहीं। अब मुझे इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि इस देश की गरीब जनता की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सेवा करने के लिए, उनका जीवन सुसह्य करने के लिए जो कोशिश मैं करूंगा, उसके लिए मुझे ताकत दीजिए। ज्यादा से ज्यादा काम उनके भलाई के लिए मेरे हाथ से हो, इसलिए आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। यही आप सब लोगों से प्रार्थना करते हुए फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।